अस्सलाम वालेकुम प्यारे लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आपको ये नावल जन्नत के पते कैसा लग रहा है, प्लीज़ अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिएगा। आज नावल जन्नत के पते की किस्त नंबर 4 है, तो चलिए आगाज़ करते हैं। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती आगे बढ़ रही थी जब उसने डोली को ये कहते सुना। मगर नहीं, वो डोली की आवाज़ नहीं थी, वो किसी मर्द की आवाज़ थी, भरपूर, खूबसूरत और उदास। ऐसी आवाज़ जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मेजर अहमद की आवाज़ से ज़्यादा खूबसूरत थी, और उसमें जहां सिकंदर की अजनबी आवाज़ जैसी बेरुखी भी न थी। उसके कदम जंजीर हो गए। तेजी से उसने गर्दन मोड़ी। दूर अंधेरे में चबूतरा खाली था। वहां दूर दूर तक कोई किसी का नामो निशान भी न था। जिंदगी में पहली बार उसके अंदर डोली से दोबारा मिलने की ख्वाहिश ने जन्म लिया था। उसे जानना था कि डोली कौन है, क्या है, क्यों है। उस रात वो मुश्किल से 2-3 घंटे सो सकी थी। फिर फजर की अजान से पहले तैयार होकर वो डिप्लोमेटिक इनक्लूव पहुंच गई कि खदीजा की बार बार कॉल आ रही थी। शुक्र है आप आ गईं। खदीजा उसे बाहर ही मिल गई। उसकी ऐनक के पीछे छुपी आंखें फिक्रमंद लग रही थीं। हया सादा शलवार और स्याह जैकेट में मलबूस थी। लंबे खुले बाल कानों के पीछे उड़ते हुए वो खदीजा तक आई। अब किधर जाना है? अंदर, ये शटल ले लेते हैं, ये तुर्कश एम्बेसी तक पहुंचा देगी। तभी एक उम्र रसीदा साहब और खातून तेजी से शटल की तरफ बढ़े थे। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये अंकल आंटी भी तुर्किश एम्बेसी जा रही हैं। हयात जल्दी करें, हमें पहले 15 में से होना है। वो हया का हाथ पकड़कर जल्दी से आगे बढ़ी। फिर ख्याल आने पर पूछ लिया, अंदर आईडी कार्ड से एंट्री होगी। आप आईडी कार्ड और पासपोर्ट लाई हैं ना? और हया का दिमाग भग से उड़ गया। वो रात इतनी डिस्टर्ब थी कि भूल ही गई कि पासपोर्ट पासपोर्ट तो मुझे आज मिलना था, वो तो अभी मिला ही नहीं। हया खदीजा मुंह खोले हक्का बक्का उसे देख रही थी। नहीं, आई एम सॉरी, मैं ओ खदीजा, आई एम सॉरी, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। उसका सर घूमने लगा था। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप खुद क्यों आई हैं? हाँ, आपकी वजह से मेरा स्कॉलरशिप भी रह जाएगा। इतना एहसास है आपको? वो फट पड़ी थी। और हया जो इतनी मगरूर और खुद पसंद लड़की थी, जिसकी शख्सियत उसे लिबास तक हर शय परफेक्ट होती थी, और जिसकी मिसालें इसकी क्लास फेलो दिया करती थी, वो एकदम रो पड़ी। आई एम सॉरी खदीजा, मेरे कुछ प्रॉब्लम थे। मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। मैं वो जल्दी से बेख्तियार उमड़ डालने वाले आंसू साफ करने लगी। इट्स ओके खदीजा, आई एम सॉरी, मगर आप जाएं, मैं कल ट्राई कर लूँगी। खदीजा कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर आहिस्ता से बोली, लाएं अपना आईडी कार्ड मुझे दें। जी, अपना आईडी कार्ड मुझे दें, और आप वापस जाकर पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट उठा लाएं। उम्मीद है आईडी कार्ड से एंट्री हो जाएगी और हमारी बारी आने तक आप वापस पहुंच जाएंगी। मगर पासपोर्ट ऑफिस तो पिंडी में है, और मुझे तो जाते हुए भी 1 घंटा लग जाएगा। और पासपोर्ट ऑफिस तो खुलता भी 9 बजे है, जबकि एम्बेसी 7 बजे खुल जाएगी। उसने फिक्रमंदी से कलाई पर बांधी हुई घड़ी को देखते हुए कहा, यह नामुमकिन है। मैं कभी भी इतनी जल्दी वापस नहीं पहुंच पाऊंगी कि पहले 15 में से हो सकूं। खदीजा ने कहा, मैंने ज़िंदगी में एक बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ हरा नहीं सकती जब तक कि वो खुद न हार मान ले। आप अभी से हार मान लेना चाहती हैं? लाएं आईडी कार्ड मुझे दें। अंकल आंटी से पहले पहुंचना है हमें। वो उसके हाथ से कार्ड झपट कर शटल की तरफ दौड़ती चली गई। उसने आंखों के किनारे साफ करते हुए घड़ी को देखा। क्या उसका वीज़ा लग जाएगा, या डॉली की दुआ पूरी हो जाएगी और वो कभी तुर्की नहीं जा सकेगी? उसे कभी जहां सिकंदर नहीं मिल सकेगा? मगर खदीजा ने कहा था, इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि खुद हार ना मान ले। तो उसने सोचा वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। बेदर्दी से आंखें रगड़कर वो गाड़ी की तरफ लपकी। बहुत रश ड्राइविंग करके वो पिंडी आई थी। तकरीबन 1 घंटा इसको बंद पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा। खुदा खुदा करके 9 बजे ऑफिस खुला तो अंदर भागी। शायद उसकी हिम्मत दिखाने का वक्त था। 10 मिनट बाद वो अपना पासपोर्ट लिए ऑफिस की बैरूनी सीढ़ियां उतर रही थी। तभी किसी गैर शनासा नंबर से उसे कॉल आई। उसने किसी ख्याल के तहत फ़ोन उठा लिया।
हेलो। हेलो हया, मैं खदीजा बोल रही हूँ। मेरा फ़ोन तो बाहर भाई के पास है, क्योंकि एम्बेसी के अंदर फ़ोन की परमिशन नहीं है। एम्बेसी के गार्ड से फ़ोन लेकर 100 मिनटें करके कॉल कर रही हूँ। वो एक ही सांस में तेज़ तेज़ बोलेगी। आप किधर हैं? बस मुझे पासपोर्ट मिल गया है, मैं आ रही हूँ। मेरी एंट्री हुई। उसने गाड़ी में बैठकर चाबी इग्निशन में घुमाई। शुक्र है मैंने तेज़ भागकर उन अंकल आंटी को क्रॉस कर लिया। मैं 14 नंबर पे थी और आपकी भी एंट्री करा दी है, आपका 15 नंबर है। लेकिन उन्होंने उन अंकल आंटी को रोक रखा है कि अगर आप ना आए तो उनका इंटरव्यू हो जाएगा। और वो आंटी मुसलसल तस्बीह पढ़ रही हैं। हया, आप जल्दी आ जाएं। मैं आ रही हूँ, बस अभी ऑफिस टाइम है ना, तो ट्रैफिक बहुत हैवी है। बस जल्दी आ जाएं। ये बार बार पूछ रही हैं कि मेरी दूसरी साथी किधर है। बस थोड़ी देर और। उसने एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। ट्रैक हस्बे मामूल फंसा हुआ था। बेपनाह रश, हॉर्न का शोर, बंद सिग्नल, फंसी हुई गाड़ियाँ। वो बार बार फिक्रमंदी से कलाई पर बंधी घड़ी देखती और फिर सुस्त रवि से चलते ट्रैफिक को। बमुश्किल मरी रोड से निकल पाई तो सुकून का सांस लिया। मामूल की चेकिंग के बाद वो 11 बजे तक इस ओपियन लाउंज में पहुंच पाई जहां खदीजा थी। तुर्क रग्स मखसूस, तुर्क ब्लू आई और तुर्की के नक्शों से वो लाउंज सजाया गया था। खदीजा एक सोफे पर मुंतजिर परेशान बैठी थी। उसे देखते ही उठ खड़ी हुई। शुक्र है आप आ गई हैं। या उन्होंने सबके इंटरव्यू रोक रखे हैं, पहले हमारा होगा। अच्छा, मगर क्यों? लेकिन क्यों का जवाब सुनने का वक्त नहीं था। और फिर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया था। वो खुश शक्ल सा तुर्क डिप्लोमेट उनके इंतज़ार में बैठा था। वो खदीजा के आगे चलती हुई सामने हुई और अपनी फाइल शीशे की खिड़की के सुराख से अंदर कर दी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसका वीज़ा मुस्तरद हो गया तो? उस ऑफिसर ने उनकी फाइलें उठाईं, उनसे फॉर्म निकाले और फाइलें वापस बंद करके रख दी। अगर उसने वीज़ा देना होता तो इनसे इंटरव्यू करता, कुछ तो पढ़ता, कुछ सवाल तो पूछता। मगर वो बस सरसरी सा फॉर्म देख रहा था। तो क्या वो वाकई उसका वीज़ा मुस्तरद करने वाला था? फॉर्म पर एक निगाह दौड़ाकर उसने सिर उठाया और संजीदगी से इन दोनों को देखा, जो बिना पलक झपके सांस रोके उसको देख रही थी। आप किधर थी? मैं इतने दिनों से आपका वेट कर रहा था। उसने साथ ही मेज़ पर रखा एक कागज़ उठाया। मुझे सबांजी यूनिवर्सिटी ने ये लिस्ट भिजवाई थी। इसमें आपके नाम है ताकि मैं आपका वीज़ा लगा दूं। खैर, वीज़ा कल तक सबमिट हो जाएगा। आप में से कोई एक कल आकर दोनों पासपोर्ट पिक कर ले। शाम 4 बजे तक, राइट? राइट। फर्रत जज्बात से उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। दिल यूं धड़क रहा था कि जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा। वो जैसे ही उसके ऑफिस से निकली, एक साथ ही रुक गई और एक दूसरे को देखा। आई एम सॉरी हया, आई एम सॉरी खदीजा, बैक वक्त दोनों के लबों से निकला था। और फिर वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे के गले लग गईं। बिल आखिर उसे यकीन आ गया था कि हाँ, वो वाकई तुर्की जा रही है, वो भी पूरे 5 माह के लिए। वो तुर्की जहाँ वो रहता है, जो हमेशा से उसके दिल के साथ रहा था। वेलकम मी, ओ सबांजी। मुझे खुश आमदीद कहो ए सबांजी। भाई तो चले गए थे मुझे ड्रॉप करके। मैं आपके सेल से उनको कॉल कर लूँ कि वो मुझे पिक कर लें। डिप्लोमेटिक इनक्लूव से निकलते हुए खदीजा ने परेशानी जाहिर की तो उसने मुस्कुराते हुए सर झटका। नो प्रॉब्लम, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी खदीजा। आप मुझे डीजे और तुम कह सकती हैं। श्योर। उसने पार्किंग में खड़ी गाड़ी का लॉक खोला। मुझे जिनाह सुपर तक जाना था। यूँ ना करें कि कुछ शॉपिंग कर लें। आपने कुछ तो लेना होगा खदीजा। उसकी ताकीद के बावजूद भी वो तकल्लुफ़ ख़त्म न कर सकी। स्वेटर्स लेने हैं, वहाँ बहुत सर्दी होगी। फिर वहीं चलते हैं। साइनो शोर के बिलमुकाबिल चबूतरा खाली था, मगर
दिन के वक्त वो इतना वीरान नहीं लग रहा था जितना पिछली रात को था। और वो आवाज़, वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। ओनिडल एम्बिशंस पर सेल लगी थी। आएं कुछ देख लेते हैं। वो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि यहाँ से कोई अच्छी सी शर्ट ले आए, और आज तो सेल भी लगी थी। वो और खदीजा आगे पीछे शेरे का दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। शॉप के अंदर वही मखसूस माहौल था। हीटर की गर्मी और बाहर की खनकी का मिला जुला तासुर। जर्द सपाट लाइट से चमकती छत और हर तरफ शो केसेस पर फैले कढ़ाई वाले कपड़े। वो महू सी स्टैंड पर लगे नमूने देखती आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी। सामने वर्क टेबल थी, जिसके पीछे खड़ा मुस्तैद सेल्समैन उन्हें देखकर फौरन मुतवज्जा हुआ था। जी मैम, ये पिंक वाला दिखाएं, जिस पर वाइट एम्ब्रॉयडरी है। उसने उंगली से पीछे रोल किए हुए थान की तरफ इशारा किया था। सेल्समैन ने गर्दन फेर कर देखा। मैम, ये मैंने सामने रखा है, ये सामने ही पड़ा है। वो इससे चंद फुट बाएं जानब इशारा कर रहा था, जहां एक फैमिली खड़ी इस कपड़े का मुआयना कर रही थी। ओह थैंक्स। वो चंद कदम चलकर बाएं जानिब आई, जहां मेज पर वो खूबसूरत कढ़ाई वाला शर्ट का कपड़ा था। हया के बिल्कुल बाएं जानिब एक नौजवान सर झुकाए कपड़े को हाथ से मसल कर चेक कर रहा था। उसके साथ एक नफीस मामरी खातून और एक कम उम्र ऊंची पोनी टेल वाली लड़की खड़ी थी। अम्मी, ये पिंक वाला ले लेते हैं। सानिया भाभी का कम्प्लेक्शन फेयर है, उन पर सूट करेगा। क्यों भाई? वो अब नौजवान की राय मांग रही थी। हया ना चाहते हुए भी उनकी तरफ मतवज्जा हुई। उसे बस यही जल्दी थी कि कब वो नौजवान उस कपड़े को छोड़े और वो इसे देख पाए। उस वक्त भी गुलाबी शर्ट का कपड़ा इस शख्स के हाथ में था। उसने उसे हाथ में यूं पकड़ा हुआ था कि उसकी हथेली वाली तरफ ऊपर थी। हया उसके हाथ में पकड़े कपड़े को देख रही थी। दफातन उसकी निगाहें कपड़े से उस शख्स की कलाई पर फैलती गईं। वो बुरी तरह चौंकी। उसकी कलाई पर काटने का सुर्ख गुलाबी निशान था, जैसे जला हो या कोई बर्थ मार्क। वो इसके साथ ही खड़ा था, गुलाबी कपड़े को हाथ में मसल कर चेक करता हुआ, और मुकम्मल तौर पर अपनी फैमिली की तरफ मुतवज्जा था। वो यहाँ से उसका नीम रुख ही देख सकती थी। वो दराज कद था, रंग साफ और आंखों पर फ्रेम लेस ग्लासेस थे। चेहरे पर मतानत और संजीदगी थी। जीन्स और जैकेट में मलबूस वो अच्छा खासा स्मार्ट नौजवान था। हाया ने दोबारा इसके हाथ को देखा, जिसमें उसने कपड़ा पकड़ रखा था। उसी पल उसकी बहन ने वो कपड़ा नरमी से अपनी जानिब खींचा। गुलाबी रेशम उसकी हथेली से फिसल गया। अब उसकी उंगलियां सामने थीं, जिनके ऊपरी पोरों की कुदरती लकीर पर भूरी सी लकीर पड़ी थी। उसे बेख्तियार शीशे में आई वो उंगलियां याद आईं। बहुत एहतियात से उसने इधर उधर देखा। खदीजा कदरे फासले पर खड़ी डिम्मी का लिबास देख रही थी। आस पास उसके जानने वाला नहीं था। यकीनन वो यहाँ तमाशा कर सकती थी। उसने दानिस्तगी करीब खड़े नौजवान की तरफ चेहरा करके बुलंद आवाज से पुकारा। वो अपनी बहन की सिमत देख रहा था। उसने शायद सुना नहीं, अलबत्ता उसकी बहन हया को अपनी तरफ देखता पाकर कुछ बोलते बोलते रुका था। पिंकी, उसने जोर से पुकारा। कम उम्र लड़की ने नासमझी से उसे देखा। उसकी वालदा भी बेटी की निगाह के ताक़ुब में उसकी तरफ देखने लगी थी। इन दोनों के यूं रुक कर हया को देखने की वजह से उस नौजवान ने भी गर्दन मोड़ी। हया ने देखा कि उसका चेहरा झुलसा हुआ था। जलने का निशान बहुत गहरा ना था, बस इतना कि आधा चेहरा साफ गंदमी रंग का लगता तो दूसरा हिस्सा गहरा सांवला। पिंकी, डॉली कहाँ है? वो सीने पर बाजू लपेटते तीखे अंदाज में बोली। वो चौंका। वो इस नौजवान की आंखों में देखकर बोली थी, इसलिए तो वो ज़रा उलझ सा गया। सॉरी, मैंने पूछा है डॉली कहाँ है? कौन? मैं समझा नहीं। वो धीमे मगर उलझे हुए अंदाज में बोला।
اگر آپ کے دماغ پر چوٹ آنے کی وجہ سے آپ کی یادداشت کھو گئی ہے تو بے فکر رہیے، میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں۔ ڈالی آپ کا وہ خواجہ سرا دوست ہے جس کے ساتھ مل کر آپ روز خواجہ سرا بنے سڑک پر بھیک مانگ رہے تھے۔ پنکی نام بتایا تھا نا آپ نے اپنا؟ نہیں، وہ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، آنکھوں میں غصہ در آیا، تاہم وہ ذرا برداشت کر کے بولا، میڈم آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں، مگر میں آپ کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ یہ آپ کی انگلیوں پہ نشان میری گاڑی کے شیشے میں پھنسنے کے باعث ہی آئے تھے، مجھے یاد ہے مسٹر۔ آپ کون ہیں اور پرابلم کیا ہے آپ کو؟ وہ لڑکی مزید برداشت نہیں کر سکی تھی۔ میں وہ ہوں جس نے آپ کے ان بھائی صاحب کو خواجہ سرا بنے دیکھا ہے۔ بس انف۔ وہ نوجوان غصے سے کھڑا ہوا۔ میں شرافت سے آپ کی بکواس سن رہا ہوں اور آپ بے لگام ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سے آگے آپ نے کوئی فضول گوئی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اتنی ہی شرافت ہے آپ میں تو خواجہ سرا کیوں بنے ہوئے ہوتے ہو؟ کسی نے اس کے حکم میں کہا تو وہ چونکی۔ خدیجہ بہت اعتماد سے کہتی اس کے برابر آن کھڑی ہوئی تھی۔ حیا کو ایک دم ہی جیسے ڈھارس سی ملی۔ آپ کا دماغ خراب ہے؟ اپنی بہن کو سمجھائیں، میرے بھائی سے تعارف کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے انہوں نے۔ لڑکی بھڑک کر بولی۔ شاپ میں بہت سے لوگ سب کچھ چھوڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ تعارف مائی فٹ، جواباً خدیجہ بھی اونچی آواز میں بولی۔ آپ کے بھائی کو میں نے خود خواجہ سرا بنا دیکھا تھا۔ میں ابھی 10 اور لوگ لا سکتی ہوں جو اس بات کی گواہی دیں گے۔ عجیب خاتون ہیں آپ، خواہ مخواہ تنگ کیے جا رہی ہیں۔ یہ تعارف کے بہانے کسی اور کے سامنے جا کر بتائیے۔ سر، میڈم، شاپ مینیجر تیزی سے ان کی طرف آیا تھا۔ پلیز آپ ادھر تماشا نہ کریں، دوسرے کسٹمرز ڈسٹرب۔ او میجر صاحب۔ اب اس نے اس نوجوان کا چہرہ دیکھا تو شناسائی بھری حیرت سے بولا، بہت معذرت سر۔ آپ محترمہ۔ وہ حیا کی طرف مڑا۔ آپ پلیز شور نہ کریں، اگر آپ نے خریداری نہیں کرنی تو اب آپ جا سکتی ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے شاپ سے نکالنے والے؟ احمد بھائی، چلیں ہم یہ چلتے ہیں، ان کا تو دماغ خراب ہے۔ لڑکی نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کپڑا پھینکا اور پلٹی۔ وہ نوجوان ایک تنفر بھری نگاہ اس پر ڈال کر اپنی ماں کا شانہ تھامے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ احمد بھائی؟ میجر صاحب؟ تو کیا وہ؟ تو یہ ہے سوچ آج کل کی لڑکیوں کی۔ والدہ صاحب مسلسل ناپسندیدگی سے بڑبڑاتی نکل گئی۔ وہ لب بھینچے کھڑی انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ اسے اس شخص کے میجر احمد ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ حیا، اس سے پہلے کہ یہ مینیجر ہمیں دھکے دے کر نکالے، ہم بھی کھسک جائیں۔ ڈی جے نے اس کے قریب سرگوشی کی تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ باہر کھلی فضا میں آ کر اس نے بے اختیار کہا تھا، تھینک یو ڈی جے۔ اور یہ پہلی بار تھا جب اس نے خدیجہ کو اس کے معروف نام سے پکارا تھا۔ ڈی جے بے ساختہ ہنس دی۔ مجھے پتا تھا آپ جھوٹ نہیں بولتی، آپ نے واقعی وہی دیکھا ہوگا جو کہہ رہی تھی۔ مگر ڈی جے، میں نے اسے واقعی خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ حیا، آپ نے اسے بس خواجہ سرا بنے دیکھا تھا نا، تو ہو سکتا ہے وہ صرف ایڈونچر کے لیے ایسا بنا ہو، پتہ نہیں۔ اس نے بیزاری سے شانے اچکائے۔ چلو چلتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ 28 جنوری کو اسے اتحاد ایئر لائنز کا ٹکٹ ای میل کر دیا گیا جس کا اس کو پرنٹ آؤٹ نکلوانا تھا۔ پھر اسی ٹکٹ پر اسے 5 فروری کی صبح استنبول کے لیے روانہ ہونا تھا۔ شام میں وہ ایرم سے اس کا ای وی او مانگنے تایا فرقان کے گھر آئی تھی۔ اس کا نیٹ کام نہیں کر رہا تھا اور ابا ابھی آفس سے نہیں آئے تھے، ورنہ ان کا استعمال کر لیتی۔ خدیجہ کا پیغام آیا تھا کہ سبانجی یونیورسٹی نے ہاسٹل کا الیکٹرک فارم پر کرنے کے لیے بھیجا ہے، سو وہ میل چیک کر لے۔ تایا فرقان لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔
उसे आता देखकर मुस्कुराए। आ गई ताया की याद? उन्होंने सफ़ा पलटते हुए नरमी से पूछा। जी, वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए उनके पास चली आई। वरना उस रोज़ की साइमा ताई की बातें तीर की तरह चुभती थीं। फ्लाइट कब है? वो अखबार पर निगाहें मरकूज़ किए पूछ रहे थे। 5 फरवरी को। अपना ख्याल रखना। वैसे बेटियों को तन्हा इतना दूर भेजना नहीं चाहिए। सलमान का हौसला है भाई। खैर तुम तुर्की में अपना लिबास और इकदार का ख्याल रखना। सर से दुपट्टा ना उतारना जैसे इरम नहीं उतारती। आखिरी फिक्रा कहते हुए उनके लहजे में फ़ख्र दराया था। हया के हल्क तक कड़वाहट घुल गई। जी बेहतर। मैं ज़रा इरम से मिल लूँ। वो जान छुड़ाकर अंदर आ गई। काश कि वो ताया फुरकान को बता सकती कि मगरबी लिबास जो वो यहाँ उनकी वजह से नहीं पहनती, हाँ वहाँ ज़रूर पहनेगी। उसने बहुत से टॉप्स और जीन्स खरीदकर अपने सामान में रख लिए थे। और रही सर ढकने की बात तो वो खैर से सुहांजी में सख्ती से हराम था। शुक्र इरम कमरे में नहीं थी। बाथरूम का दरवाज़ा बंद था और अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो बेदिली से उसके बेड पर बैठ गई। इरम शावर लेने में बहुत देर लगाती थी, सो मजबूरन उसे इंतज़ार करना था। दफातन सेल फोन की घंटी बजी। हया चौंकी। इरम का सेल फोन उसके साथ ही तकिए पर रखा था। उसने गर्दन झुकाकर देखा। सेल फोन की रोशन स्क्रीन पर एक नया पैगाम जगमगा रहा था। साथ ही भेजने वाले का नाम लिखा आ रहा था, हया सुलेमान। वो बेयकीनी से फ़ोन की स्क्रीन को देखने लगी। ये किसने इरम को उसके नंबर से पैगाम भेजा था? या इरम ने किसी का नंबर उसके नाम से महफूज कर रखा था? हया ने मोहतात निगाहों से बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा और फ़ोन पर एक दो बटन दबाए। पैगाम लम्हे भर बाद खुल गया। मैं कॉल कर लूँ? सुबह से बात नहीं हुई। अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। ये दिल इतना मजबूत नहीं है जान। रिप्लाई। उसने जल्दी से पैगाम मिटाया और सेल फ़ोन वापस तकिए पर उल्टा करके रख दिया। एक लम्हे में उसे सब समझ आ गया था। इरम, ताया अब्बू की स्कार्फ वाली सर ढकने वाली बेटी एक अदद बॉयफ्रेंड की मालिक थी, जिसे लोगों से छुपाने के लिए उसने हया सुलेमान का नाम दे रखा था। तभी वो इस रिश्ते पर खुश नहीं थी। हया को याद आया। वो मज़ीद बैठे बिना वहाँ से निकल आई। ईवीओ उसने ताया फुरकान से मांग लिया, मगर जाती जाती एक तंज़ो इस तरह भरी मुस्कुराहट के साथ उनको देखा था। काश वो इरम की हिजाब का पोल खोल सकती तो ताया की शक्ल देखने वाली होती। हिजाब ओढ़ना या नकाब करना किरदार की पुख्तगी की अलामत नहीं होती, उसने बेख्तियार सोचा था। और तब वो ऐसा ही सोचती थी। सबांची यूनिवर्सिटी में उसे उसके हॉस्टल के मुतल्लिक तरजीहात जानने के लिए सवालनामा भेजा था। लैपटॉप गोद में रखी वो बेड पर नीम दराज दिलचस्पी से सवालात पढ़ती, सिर्फ अपना मूड बेहतर करने के लिए मुज़हिका क्या खेज आप जवाब। अपने किसी हमवतन एक्सचेंज स्टूडेंट के साथ कमरा शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल भी नहीं। उसकी उंगलियां तेजी से लैपटॉप के बटनों पर हरकत कर रही थी। क्या आप स्मोकिंग करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। ड्रिंक करती हैं? वो भी करती हूँ। आप किस किस्म की तबीयत की मालिक हैं? सख्त, झगड़ालू और खौनखार? वो मुस्कुराहट दबाए जवाब लिख रही थी। जब सफ़ा ख़त्म हुआ तो उसने नेक्स्ट को दबाया। वो सोच रही थी कि अगले सफ़े के जवाबात पुर करके इस फॉर्म को मनसूख कर देगी। इस फॉर्म को जमा कराने का उसका कतन कोई इरादा न था, मगर जब नेक्स्ट दबाने पर अगले सफ़े की बजाय फॉर्म फुल करने का शुक्रिया, हम आपको ड्रीम रूम अलाउ करते वक्त आपकी दी गई तरजीहात का ख्याल रखेंगे, लिखा आया तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। लानत हो तुम सब पर। वो झुंझला कर उठी और लैपटॉप एक तरफ रखा। फॉर्म स्पांजी को जा चुका था और उसका पहला ही तासुर कितना बुरा पड़ा होगा वो जानती थी। उसकी पैकिंग अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। उसने एक निगाह खुले सूट केसेस और बिखरी अशिया पर डाली, फिर कुछ सोचकर बाहर आई। खाली लाउंज था। हया ने टेलीफोन स्टैंड पर रखी डायरी उठाई और सफ़े पलटने लगी। एस के सफ़े पर 4 सतूर में सबीन फूफो के घर का पता और फ़ोन का नंबर लिखा था। उसने वो सफ़ा फाड़ा और तह करके मुट्ठी में दबा लिया। एक दफ़ा जहान सिकंदर उससे मिल जाए,
फिर वो इन माँ बेटे से इतने सालों का हिसाब ज़रूर लेगी। वो वापस पर बेड कर आके बैठ गई और सामने लैपटॉप पर खुले पड़े मेल बॉक्स को देखा। वहाँ अब एक नई ईमेल का निशान जगमगा रहा था। नेशनल रिस्पॉन्स साइबर क्राइम ने कदरे उलझकर उसने मेल को देखा और खोला। भला अब साइबर क्राइम वाले उससे क्यों राब्ता कर रहे थे? सफ़ा खुल गया और वो जैसे जैसे पढ़ती गई उसकी आंखें हैरत से फैलती गईं। ये ईमेल साइबर क्राइम सेल से हया की उस मेल के जवाब में आई थी जो चंद रोज़ कबल उसने बतौर शिकायत भेजी थी और जिसमें उसने वीडियो का जिक्र किया था। अब उसके जवाब में हेल्प डेस्क ऑफिसर ने उसको एक बाकायदा कंप्लेंट फॉर्म भेजा था जिसको भरने के साथ साथ उसे अपना फ़ोन नंबर, घर का पता, शनाख्ती कार्ड वगैरह लिख कर भेजने थे। ये फॉर्म एफआईआर के मुतरादिफ था, सो तमाम तफसीलात ज़रूरी थीं। वो यक तक इस फॉर्म को देखे गई। अगर साइबर क्राइम सेल ने उसे जवाब नहीं दिया था तो वो प्राइवेट नंबर से आने वाली कॉल, वो मेजर अहमद का ऑफिस, वो सब क्या था? क्या उसे बेवकूफ़ बनाया गया था? क्या वाकई वो असली मेजर था? या मगर फिर उसके पास उस वीडियो को मुकम्मल तौर पर इंटरनेट से हटवाने की ताकत और असरो रसूख? वो उलझते जहन के साथ जल्दी जल्दी जवाब टाइप करने लगी। उसे साइबर क्राइम सेल को मुख्तसर अल्फाज में ये यकीन दहानी करवानी थी कि वो वीडियो अब हट चुकी है और वो अपनी शिकायत वापस ले रही है। उसे अब फौरी तौर पर इन खुफिया वालों से पीछा छुड़ाना था। मेल लिखकर उसने सेंड को दबाया और फिर पुरसोच निगाहों से स्क्रीन देखने लगी। मेजर अहमद का ताल्लुक साइबर क्राइम सेल से नहीं था, इस बात का उसको यकीन हो चला था। एयरपोर्ट पे डीजे बुरी तरह रो रही थी। उसके वालिदैन उसके साथ खड़े उसे तसल्ली दे रहे थे। हया कुछ देर तो उसे चुप करवाने की कोशिश करती रही, फिर मायूस होकर कदरे फासले पर जा खड़ी हुई और जैकेट की जेबों में हाथ डाले बड़े सुकून से डीजे को रोते देखती रही। आज उसने शलवार कमीज पर स्याह जैकेट पहन रखी थी और दुपट्टा हमेशा की तरह गर्दन से लिपटा था। बस आज आखिरी रोज़ था, फिर तुर्की में अपनी मर्जी का लिबास पहनेगी और अपनी मर्जी से अकेली हर जगह घूमेगी, बिना रोक टोक, बिना ताया फुरकान या अब्बा की डांट के खौफ के। मगर वक्त के 11:30 के थे और उनकी फ़्लाइट अगली सुबह 4 बजे की थी। कितना रोती है ये, तुम ख्याल रखना इसका। सुलेमान साहब को डीजे के मुसलसल रोने पर कोफ्त होने लगी थी। जब तक वो वापस हुए डीजे रोए जा रही थी। उसके आंसू तब थमे जब इत्तेहाद एयरलाइंस की वो पाकिस्तानी ऑफिसर उनके पास आई और बहुत शाइस्तगी से उनको मुखातिब किया। मैडम, आप लोग प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप सूटकेस से निकाल कर हैंड कैरी में रख लें, ताकि अगर आपका सामान गुम भी हो जाए तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स महफूज रहें। एवं ही सामान गुम हो जाए? हथेली की पुश्त से आंसू साफ करके डीजे गुस्से से बोली। वो सारा रोना धोना भूल गई थी। हमने हैंड कैरी में इतना बोझ नहीं उठाना मैम, यही बेहतर है, क्योंकि बाज़ औक़ात सामान गुम भी हो जाया करता है। कहीं ये ना हो कि आपके बाद अज़ां आप किसी मसले से दो चार हों। वो इस तुर्क एयरलाइन में काम करने वाली एक पाकिस्तानी लड़की थी और वो उसकी पहली दफ़ा बैनुल अक़वामी फ़्लाइट लेने के पेश नज़र कह रही थी। और हया तो मान भी जाती, मगर डीजे अड़ गई। हरगिज़ नहीं, हमने इतना भारी हैंड कैरी नहीं उठाना। प्लेन में आपको नहीं उठाना पड़ेगा। ऑफिसर की शाइस्तगी बरहमी में बदलने लगी। प्लेन में जाने तक तो उठाना ही पड़ेगा ना? फिर तो तुर्की में आप पर अल्लाह ही रहम करे। वो पैर पसोरती चली गई तो डीजे ने अपनी मुतर्रम आँखों और फातिहाना मुस्कुराहट के साथ हया को देखा और उंगली से ऐनक पीछे की। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद न हार मान ले। हया बेख्तियार हंस दी। उसे डीजे अच्छी लगी थी। फ्लाइट में इन दोनों की नशिस्तें एक ही कतार में थीं। दरमियानी रास्ते की दाएं तरफ जुड़ी 3 नशिस्तों में से
کھڑکی کے ساتھ والی حیا کو ملی اور راستے والی نشست ڈی جے کو۔ درمیانی نشست خالی تھی۔ کیا ہی مزہ آ جائے حیا اگر اس سیٹ پر کوئی ہینڈسم اور چارمنگ سا لڑکا۔ ڈی جے کے الفاظ ادھورے ہی رہ گئے۔ ایک بھاری بھرکم سے پاکستانی صاحب جو اپنی ٹون میں بے حد چھپے چھپے لگ رہے تھے، اطمینان سے چلتے ہوئے آئے اور دھپ سے ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ حیا خیر آرام محسوس کر کے مزید کھڑکی کی طرف کھسک گئی اور خدیجہ مخالف سمت۔ مجھے عثمان شبیر کہتی ہیں، شیخ عثمان شبیر۔ اپنی بھاری آواز میں وہ خوش دلی سے گویا ہوئے۔ نائس۔ حیا بظاہر اپنے چھوٹے سے گولڈن کلچ کو نکال کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ وہی کلچ تھا جو داؤد بھائی کی مہندی پر اس نے گولڈن لہنگے کے ساتھ لیا تھا۔ گڈ۔ ڈی جے نے میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے پھیلا لیا۔ میں ترکی سے آیا ہوں، دراصل وہیں رہائش پذیر ہوں، میری بیوی اور بیٹا بھی وہیں رہتے ہیں۔ حیا مزید اپنے پرس پر جھک گئی اور ڈی جے نے میگزین چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ اس کی ناک صفحات کو چھونے لگی۔ مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ جانتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ مزید نظر انداز کرنا بیکار تھا۔ حیا نے رخ عثمان شبیر کی طرف موڑ لیا اور ڈی جے نے بیزاری سے میگزین نیچے کر لیا۔ آپ بتائیں کس کا بیٹا ہے وہ؟ عثمان شبیر کو شاید برسوں سے کسی سامع کی تلاش تھی۔ وہ اپنی داستانی حیات فوراً ہی شروع کر بیٹھے۔ ڈی جے مسلسل جمائیاں روک رہی تھی اور حیا سستی محسوس کر رہی تھی۔ وہ کل صبح کی جاگی ہوئی تھی اور اب اسے صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ اوپر سے جہاز کا سفر۔ اس نے ڈی جے کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھی ہے۔ آخر ڈی جے کیا سوچتی کہ کیسی لڑکی ہے، کبھی ہوائی سفر ہی نہیں کیا۔ اب کیا بتاتی کہ کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بن سکی۔ اس سب سے متضاد ان صاحب کی المناک داستان، جو مختصر کچھ ایسے تھی کہ وہ اور ان کے بیگم عرصہ 30 سال سے ترکی میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ اولاد نہیں تھی اس لیے انہوں نے عثمان صاحب کے کزن کا بیٹا گود لیا تھا۔ وہ بیٹا بے جا لاڈ پیار سے خاصا بگڑ چکا تھا، سو اس صورتحال کو سنوارنے کے لیے ان کے خوں میں رہائش پذیر اپنی بھانجی سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، جس سے 8ویں فیل بھانجی صاحبہ بہت خوش اور بیٹا بہت ناراض تھا۔ اور اس سے پیشتر کہ وہ اپنی پاکستان آمد کی وجہ بیان کرتے، مینیو کارڈز آ گئے۔ وہ دونوں پھر سے تازہ دم ہو گئی۔ مینیو پر کچھ نام جانے پہچانے اور کچھ اردو سے ملتے جلتے تھے۔ جیرا آلو، سبزی کٹلیٹس، پنیر جلفریزی، سادہ پراٹھا، تیکھی بریانی وغیرہ۔ حیا نے ڈی جے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ درمیان میں موجود بھاری بھرکم دیوار کے باعث وہ آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا منگوائیں۔ ترکش فوڈ بہت زبردست ہوتا ہے اور ترک لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ کیا منگواؤ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر متنبذب کی حیا نے ہتھیار ڈال دیے۔ بہت بہتر، بتائیے۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے کو ہو کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو سیادت سمارٹ منگواتے ہیں۔ یہ روایتی ترک چاول ہیں، سفید مچھلی، فرائیڈ پیاز اور کاجو کے ساتھ، مشروم اینڈ چیز آملیٹ، جیرا آلو۔ وہ بہت پر اعتماد آرڈر لکھواتے گئے، مگر جب کھانا آیا تو حیا کا دل خراب ہونے لگا۔ کھانے کی خوشبو سونگھ کر ہی جی متلانے لگا تھا۔ عثمان شبیر بڑے بڑے لقمے لیتے مزے سے کھا رہے تھے۔ ڈی جے بمشکل ایک چمچہ لے کر ہی دوہری ہو گئی۔ حیا بھی بد مزہ ہو گئی تھی۔ اتنا پھیکا سالن آج تک اس نے نہیں کھایا تھا۔ بمشکل چکھ کر انہوں نے برتن پرے کر دیے۔ عثمان شبیر ابھی تک پوری دل جوئی کے ساتھ کھا رہے تھے۔ عجیب سی خوشبوئیں اس کے نتنوں میں گھس رہی تھیں۔ اگر یہی ترک فوڈ تھا تو اسے لگا وہ ترکی میں 5 ماہ بھوکا رہے گی۔ ایسا جی تو اس کا ڈائیو بس میں بھی نہیں متلاتا تھا جیسے ادھر ہو رہا تھا۔ وہ چہرے پر دوپٹہ رکھ کر سو گئی۔ اسلام آباد سے پورے 2.5 گھنٹے بعد انہیں
ابو ظہبی ایئرپورٹ پر اترنا تھا۔ وہاں کچھ دیر کا قیام تھا اور پھر استنبول۔ ابو ظہبی اترنے سے قبل کھڑکی کے پار زمین کا گولائی میں کٹاؤ دکھائی دینے لگا تھا۔ زمین کا وہ کرہ اتنا حسین تھا کہ اس کی بیزاری اور نیند بھاگ گئی۔ وہ مہوسی یک تک وہ منظر دیکھے گئی۔ ابو ظہبی ایئرپورٹ پر انہوں نے ٹرمینل 3 پر لینڈ کیا تھا۔ استنبول کی فلائٹ انہوں نے ٹرمینل 1 سے پکڑنی تھی، مگر پہلے گھر فون کرنا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے تیز تیز چلتی کالنگز کارڈ خریدنے کے لیے گئیں۔ 5 یوروز کا اتصالات کا کارڈ خریدا اور فون بوتھ کی طرف بھاگی۔ قطار میں فون بوتھ لگے تھے۔ حیا نے ایک ایک کر کے پہلے تینوں پر کارڈ لگانے کی کوشش کی، مگر کارڈ تھا کہ ڈلنے کا نام ہی نہ لے۔ اسے ایئرپورٹ پر فون بوتھ استعمال کرنے کا پہلا تجربہ تھا۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ حیا، اس بندے کو دیکھو، جیسے یہ کارڈ ڈال رہا ہے ویسے ہی ڈالو۔ ڈی جے نے اسے کوہنی ماری تو حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ چوتھے بوتھ پر ایک شخص ان کی طرف پشت کیے اپنا کارڈ ڈال رہا تھا۔ حیا کو دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ کون سا طریقہ استعمال کر رہا ہے۔ سو ڈی جے کا ہاتھ تھامے اس کے سر پر جان پہنچی۔ وہ رسیور کان سے لگائے نمبر ملا رہا تھا۔ پلیز ہمیں یہ کارڈ ڈال دیں، میں اسے ڈال نہیں پا رہی۔ حیا نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ چونک کر پلٹا۔ وہ سیاہ رنگت گھنگریالے بالوں اور اونچے قد کا نسلاً حبشی تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں پر نگاہ ڈالی۔ ایک سیاہ لمبے بالوں اور بڑی آنکھوں والی خوبصورت سی لڑکی جو کہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ دوسری بڑے چشمے اور ڈھیلی پونی والی لڑکی جس نے سویٹر تہہ کر کے بازو پر ڈال رکھا تھا۔ دونوں متنظر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا، میں ذرا بات کر لوں؟ پھر اسے شاید کان سے لگے رسیور میں کوئی آواز سنائی دی تھی۔ تبھی رخ موڑ گیا۔ وہ دونوں اسی طرح کھڑی اسے دیکھتی رہیں۔ ان سے وہ انگریزی میں مخاطب ہوا تھا، مگر اب فون پر عربی میں بات کر رہا تھا۔ ڈی جے تو بور ہو گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر شرعی اینڈ لاء کے 5 سالوں نے حیا کو عربی اچھی طرح سے سکھا دی تھی۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اپنے LLB کے پہلے برس ان کو عربی ہی سکھائی جاتی تھی اور ان کی کلاسز میں الجبرین اور مصری اساتذہ انہیں عربی میں ہی لیکچرز دیا کرتے تھے۔ میں استنبول آ رہا ہوں، وہ اب رخ پھیرے قدرے پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، شام تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ تم نے حارث کو ڈاکٹر کو دکھایا؟ اچھا، کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ کر دوں گا پیسوں کا انتظام، کہا جو ہے۔ بار بار ایک بات مت دہرایا کرو، جاہل عورت۔ تیز سے اس کی دبی دبی سی آواز بلند ہوئی۔ ہاں، میری عبد الرحمن سے بات ہو گئی تھی، اس کے کام کے لیے خوار ہو رہا ہوں، مگر وہ زیادہ رقم نہیں دے گا۔ ایک جگہ اور بھی بات کی ہے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور پھر مزید جھنجھلاہٹ سے بولا، اچھا، فون رکھ رہا ہوں۔ مرحبا۔ اس نے کھٹاک سے فون رکھا اور ان کی طرف پلٹا۔ سوری گرلز، بمشکل چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے وہ اب ان کا کارڈ ڈالنے لگا۔ پہلی ہی کوشش کامیاب ہو گئی۔ وہ شاید کارڈ کو الٹا پکڑ رہی تھی۔ لیجئے۔ سیاہ فام نے رسیور ان کی طرف بڑھایا، پھر ان سے ہٹ کر دور چلا گیا۔ بس ایک ایک منٹ کی کال کریں گے۔ حیا نے نمبر ملاتے ہوئے ڈی جے کو تنبیہ دی۔ سلمان صاحب نے پہلی ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا۔ وہ چپ ہوئی کہ نہیں؟ توبہ، کتنا روتی ہے۔ جی ابا جی، وہ چپ ہو گئی ہے، اور پھر جلدی اپنی خیریت بتا کر فون بند کر دیا۔ ڈی جے نے بھی بمشکل 1 منٹ کی ہی بات کی تھی گھر پہ۔ بعد میں بقیہ رقم دیکھی تو بمشکل 1 یورو استعمال ہوا۔ باقی 4 یورو کا بیلنس ابھی موجود تھا۔ دونوں ہی اپنی عجلت اور کنجوسی پر خوب پچھتائیں کہ اب ابو ظہبی سے نکل کر تو یہ کارڈ کسی کام کا نہیں تھا۔ حیا نے اسے اپنے گولڈن پاؤچ میں ڈال دیا۔ اب انہیں اپنا سامان لینا تھا۔ وہاں بہت سے ٹائلز چل رہے تھے۔ ہر ٹائر پر بیگز اور سوٹ کیس قطار میں رکھے چلے آ رہے تھے۔ انہیں قطعاً علم نہیں تھا کہ اپنے بیگز کو کہاں سے تلاشیں۔ وہ دونوں بدحواسوں کی طرح ایک ٹائر سے دوسرے کی طرف بھاگنے لگیں۔ ڈی جے کا تھوڑی دیر میں ہی سانس پھول گیا۔ کبھی حیا کو ایک جگہ اپنے سیاہ سوٹ کیس کا گمان گزرتا تو وہ ڈی جے کا ہاتھ کھینچ کر ادھر بھاگتی، مگر قریب سے دیکھنے پر وہ کسی اور کا بیگ نکلتا تو کبھی ڈی جے اپنے بھورے تھیلے کو پہچان کر چلاتے ہوئے ایک طرف دوڑتی،
मगर उस पर किसी और का नाम दर्ज होता। जी बताओ, अब बैग्स कहाँ ढूंढें? डीजे ने परेशानी से उसे देखा। उसका सांस धुकनी की तरह चल रहा था। हया ने बमुश्किल थूक निगली और चेहरे पर आते बाल कानों के पीछे किए। अब सच बोलने का वक्त था। डीजे, मुझे अभी समय नहीं आ रही। मैं आज जिंदगी में पहली दफा जहाज में बैठ रही हूँ। डीजे ने चंद लम्हे उसका चेहरा देखा, फिर हथेली उसके सामने फैलाई। हाथ मारो, मैं भी आज पहली दफा जहाज में बैठी हूँ। हया ने जोर से उसके हाथ पर हाथ मारा और दोनों हंस पड़ी। काफी देर बाद उनको टायर्स की लिस्ट नजर आई, जिस पर हर फ्लाइट के मखसूस टायर का नंबर दर्ज था। फहरिस्त देखकर 2 मिनट में ही अपना मतलूबा टायर मिल गया। सामान लेकर हया इतना थक चुकी थी कि जब डीजे ने वहीं एक जगह चमकते फर्श पर बैठने को कहा, तो अपना सारा नखरा और गरूर बलाए ताक रखकर उधर जमीन पर बैठ गई, अपने बैग्स के साथ। अब वो दोनों मज़े से फर्श पर बैठी हर आते जाते को देख रही थी, और इर्द गिर्द मुहज्जब नफीस लोग हैरत से उनको देखते गुजर रहे थे। टर्मिनल 1 से जो परवाज़ उनको मिली, उसमें भी उस्मान शबीर साथ ही थे। अपनी दास्तान हयात फरामोश करके वो अब उनकी तरफ मतवज्जा हुए। उनका इंटरव्यू करने लगे। कौन हो? कहाँ से आई हो? क्यों आई हो? तुर्की में किधर जाना है? क्यों जाना है? सबांजी, सबांजी यूनिवर्सिटी। उन्होंने इतनी बुलंद आवाज़ में दोहराया कि अगली नशिस्त पर बैठी तुर्क खातून ने गर्दन मोड़कर कदरी ऊंचा होकर उनको देखा। सबांजी? उससे आगे खातून ने कदरे सताइश से ये चंद अल्फाज दोहराए जो हया को समझ न आए। जवाबन उस्मान शबीर ने अपनी भारी भरकम आवाज़ में कुछ कहा, तो वो खातून कदरे गड़बड़ाकर वापस रुख फेर गई। आपने उनको क्या कहा? हया ने कड़ी निगाहों से उन्हें घूरा। कुछ नहीं, तुम बताओ। ये पाकिस्तान में वालिदैन इतने आज़ाद ख्याल कब से हो गए कि जवान बच्चियों को अकेले तुर्की भेज दें? अकेले नहीं हैं हम, हमारा पूरा ग्रुप है। हम 2 स्टूडेंट्स हैं और बाकी 50 मेम्बरान हैं जो 2 रोज़ कबल रवाना हो चुके हैं। उन्होंने जैसे सुना ही नहीं। खैर, अब अकेली जा रही हो तो अपना ख्याल रखना। और फिर इनका लेक्चर शुरू हो गया। नमाज पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, पर्दा किया करो, सच बोला करो, अल्लाह से डरो। गर्ज हर वो बात जो अपने बेटे की तरबियत के वक्त उन्हें भूल गई थी, अब अचानक याद आ गई। हया ने कदरे झुंझलाकर रुख फेर लिया। दोपहर 2 बजे खिड़की के उस पार नीचे मरमरा का समंदर, ऊपर बादल और बर्फ, यूं जैसे नीली चादर पर सफ़ेद रुई के गाल तैर रहे हों। वो इस मंजर के शहर में खोती चली गई। जहान सिकंदर का तुर्की उसके कदमों तले था। ये रख लो। परवाज उतरने का ऐलान होने लगा तो निहायत ज़बरदस्ती उस्मान शबीर ने अपना विजिटिंग कार्ड उसे थमाया। उस पर मेरे घर, सेल और ऑफिस के नंबर्स लिखे हैं। कभी कभार मैं घर पर नहीं होता और कभी कभार मैं ऑफिस होता हूँ, लेकिन ऑफिस के नंबर पर मैं हमेशा मिलता हूँ। मेरी सेक्रेटरी की फजूलियात से बचने के लिए डायरेक्ट मेरी प्राइवेट एक्सटेंशन डायल करना। वो है 14, यानी 14, क्योंकि मेरी और पाकिस्तान की तारीख़ पैदाइश 14 अगस्त है। रख लो, ज़रूरत पड़ सकती है। उस्मान शबीर से बमुश्किल जान छूट रही थी। उनको कभी कॉल करना या दोबारा मुलाकात का तस्वुर ही हया के लिए सुहाने रूह था। फिर भी उनके इसरार पर उसने अपनी सुनहरी पाउच में वो कार्ड देखे बगैर रख लिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तांबुल की यूरोपी तरफ वाक़या था। ये उसे बाद में इल्म हुआ था कि अलबत्ता जो बात उसे हमेशा से मालूम थी वो ये थी कि इस्तांबुल दुनिया का वो वाहिद शहर था जो 2 खित्तों को बाहम मिलाता है, यूरोप और एशिया। इस्तांबुल के 2 हिस्से थे, एक यूरोपी तरफ कहलाता था और दूसरा एशियाई तरफ। ये अनातोलियन की तरफ को उर्फ में आम पुराना शहर भी कहा जाता था। वो दोनों जब अपने सामान की ट्रॉलियां धकेलती आगे आईं
तो रूमी फॉर्म की 2 अरकान उनको मिल गया जो उन्हें लेने आए हुए थे। रूमी फॉर्म एक तुर्क एनजीओ थी जो बिलखसूस एक एक्सचेंज स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखती थी। वो 2 लड़के थे, अहमद और चुगताई। चुगताई नाम तो हमारे यहाँ भी होता है, जैसे मुसव्वर अब्दुल रहमान चुगताई है ना हया। डीजे ने सरगोशी की थी। अस्सलाम वालेकुम। ओह, बहुत गर्मजोशी और एहतराम से मिले। चुगताई ने उनसे बैग्स ले लिए। आइए बाहर, गाड़ी इंतज़ार कर रही है। चुगताई भाई ज़रा प्लीज़ पानी पिला दें, बहुत प्यास लगी है। हया की तरह डीजे भी प्यास से बेहाल थी। चुगताई ने सर इस बात में हिलाया और अहमद के साथ सामान उठाने लगा। फिर वो दोनों उनसे आगे चलते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। बेहद मेहमान नवाज कौम के सपूत उनको पानी क्यों न पिलवाते। ये मुअम्मा वो सारी ज़िंदगी नहीं हल कर सकी। कभी इम्कान ये था कि चुगताई की अंग्रेज़ी कमज़ोर थी, जिसके बायस वो इनको मुद्दा समझा नहीं पा रहा था। बाहर निकलने से कबल उन्होंने अपनी रकम तर्क लीरा और यूरोज़ में तब्दील करवा ली थी। 1 लीरा पाकिस्तानी 25 रुपए का था और 1 यूरो 125 रुपए का। 55 125 55 125। डीजे ज़ेरे लब करेंसी की मालियत का हिसाब लगाती और इनकी कीमत याद करती बाहर आई थी। एयरपोर्ट का दरवाज़ा खुलते ही यख बस्ता हड्डियों में घुसती खून मंजमद करती लहर ने इनका इस्तकबाल किया। चंद लम्हों में हया के होंठ नीले पड़ने लगे। यहाँ मरी और अयूबिया की सर्द तरीन हवा उससे भी कहीं ज़्यादा सर्द चल रही थी। हया ने बेख्तियार बाजू सीने पर लपेट लिए। वो ठर करने लगी थी। उनका सामान खासा वजनी और बेतहाशा था। दोनों लड़के सुरमई रंग की हाई एस में बैग्स रखते रखते हाँप गए थे। आप वाकई सिर्फ 5 माह के लिए आई हैं? चुगताई ने सादगी से पूछा तो अहमद ने मौजू बदल दिया। हमारी रिवायत है कि जो भी अतातर्क एयरपोर्ट से इस्तांबुल आता है, हम उसे सबसे पहले सुल्तान अबू अयूब अंसारी के मज़ार पर लेके जाते हैं। इससे उसका तुर्की में क़याम अच्छा गुजरता है। अहमद कहकर बैग गाड़ी में रखने लगा तो डीजे ने सरगोशी की। मगर हया, ये तो हम परस्ती और शिरक। उसने ज़ोर से कोहनी मारकर डीजे को खामोश करवाया। फिर अंदर बैठते हुए दबी आवाज़ में कहा, मेज़बानों से इस सर्दी में बहस की तो वो तुम्हें यहीं छोड़कर चले जाएंगे। पागल, सुबह तक मंजमद होकर पड़ी हो। आइंदा तुर्की आने वाले सबसे पहले तुम्हारे मंजमद मुजस्मे की ज़ियारत किया करेंगे। अहमद तो टूटी फूटी अंग्रेज़ी आती थी, सो वो सारा रास्ता गिरदोपेश के मुतल्लिक बताता रहा। हया को इस सफ़रनामे से दिलचस्पी न थी, सो रुख फेरे खिड़की के बाहर देखती गई। वो जो अमरीकी फिल्मों वाली बुलंदो बाला तर इमारतों की आस लगाए बैठी थी, कदरे मायूस हुई। क्योंकि इस्तांबुल शुरू में तो यूं ऐसे लगा जैसे इस्लामाबाद हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता गौर करने पर मालूम हुआ कि नहीं, वो वाकई यूरोप था। दुकानों के चमकते शीशे, लंबी सड़कें, मगरबी लिबास में फिरते लोग, दुकानों की छतों और दरख्तों के ऊपर पड़ी बर्फ़ और सड़क किनारे बिछी बर्फ़ की तहें, गोया सफ़ेद घास हो। अजीब बात यह थी कि इस कोहर और सर्दी में भी तुर्क लड़कियां बड़े मज़े से मिनी स्कर्ट्स में मलबूस इधर उधर घूम रही थीं। खुदा करे आज रात बर्फ़ ना पड़े। चुगताई ने मोड़ काटते हुए एक पुरतशवीश निगाह बाहर फैलने वाली बर्फ़ पर डाली। हाँ, खुदा करे रात वाकई बर्फ़ ना पड़े, अहमद ने तायद की। हया और डीजे ने एक दूसरे को देखा और फिर डीजे आहिस्ता से उर्दू में बड़बड़ाई, एवें ना पड़े। खुद तो बर्फ़बारी देख देख कर उकता चुके हैं, हमें तो देखने दें। अल्लाह करे रात बर्फ़ ज़रूर पड़े, आमीन सुम्मा आमीन। और हया ने दिल में इसकी तायद की। विंडो स्क्रीन के उस पार यूरोपियन शहर का इख्तिताम दिखाई दे रहा था। आगे नीला समंदर बह रहा था और उसकी दूसरी तरफ इस्तांबुल का एशियाई हिस्सा आबाद था। दोनों हिस्सों को एक अजीम शान पुल ने जोड़ रखा था। दो खित्तों का मिलाप, दो तहजीबों का संगम। मरमरा का समंदर का जो हिस्सा इस्तांबुल के दरमियान से गुजरता था, उससे बोसफोर्स का समंदर कहा जाता था। इस पुल का नाम कभी बासफोर्स बुर्ज था, अहमद बताने लगा। मगर हम तो मिज़ार पर जा रहे थे जो कि यूरोपियन हिस्से में ही था। पल भर अब पुल अबूर करने का मकसद। करीब आते पुल को देखकर हया ने हैरत से पूछा, क्योंकि पुल की उस तरफ अनातोलियन शहर था। हमने पुल अबूर नहीं करना, उसके करीब से किसी को उठाना है। हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, आगे मज़ार तक आपको उसी ने लेकर जाना है। चुगताई ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। अहमद भी लॉक खोलकर बाहर निकल रहा था। हया ने उस खूबसूरत ऊंचे पुल को देखा और सोचा कितने बरस वो इस पुल पर से गुजरा होगा। कितनी दफ़ा उसने बॉसफोर्स के नीले पानी पर चांद की परियों का रक्स देखा होगा। जब वो उससे मिलेगी तो क्या उसकी आंखों में इस्तांबुल की सफ़ेद घास की बर्फ़ जमी होगी या मरमरा के पानियों का जोश होगा? और क्या वो कभी उससे मिल पाएगी? इस ख्याल पर उसका दिल जैसे मरमरा के समंदर में डूबकर
किसी लुटी पुटी कश्ती की तरह हौले से उभरा था। खिड़की के उस पार से एक कद दराज लड़की कार की तरफ चली आ रही थी। चेहरे के गिर्द स्कार्फ लपेटी, ब्लू जीन्स के ऊपर घुटनों तक आता सफ़ेद कोट पहनी, वो कोट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए चलती आ रही थी। उसकी रंगत इस्तांबुल के सूरज की सुनहरी और आंखें तो बादलों की तरह सुरमई थी। वो लड़की इन दोनों तुर्क लड़कियों के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए चुगताई के हाथ से चाबी ली। अहमद पीछे खड़ी हायस की तरफ इशारा करके कुछ कहने लगा। वो लड़की अपनी नरम मुस्कुराहट के साथ सर हिलाती सुनती गई। फिर वो दोनों लड़के चले गए और वो लड़की कार की तरफ आई। दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गर्दन पीछे घुमाई। अस्सलाम वालेकुम। वो तुर्की में खुश आमदीद। उसकी अंग्रेज़ी शाइस्ता और अंदाज बेहद नरम था। हया ने महसूस किया कि तुर्क इस अस्सलाम वालेकुम की बजाय सलाम वालेकुम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। हया ने उसका बढ़ा हुआ हाथ थामा तो उसे लगा उसने इतना नरम हाथ कभी नहीं छुआ। वो हाथ नहीं, गोया मक्खन का टुकड़ा था। मेरा नाम हाले नूर है। मेरा ताल्लुक रूमी फॉर्म से है। मैं सबांजी से मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में एमएस कर रही हूँ। एयरपोर्ट पर आपको लेने के लिए भी मुझे ही आना था, मगर मैं कहीं फंस गई थी, इसलिए नहीं आ सकी। बहुत माजरत। उसने कार वापस मोड़ दी थी। हया सुलेमान, खदीजा राना, उनके तारफ़ को हाले नूर ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ सुना और सर इस बात में हिलाया। वो वाकई नूर का वो वाकई नूर की तरह थी, धुली हुई चांदनी। अब हम अंसारी महल्ला जा रहे हैं। वो स्टेयरिंग घुमाते हुए बोली। महल्ला? उर्दू वाला महल्ला? हया डीजे ने धीरे से सरगोशी की। शायद तभी तो कहते हैं कि उर्दू तुर्क से निकली है। तुमने मैट्रिक में उर्दू ज़बान के मज़मून में इस फ़िक्रे का रटा नहीं लगाया था? लफ्ज़ उर्दू तुर्क ज़बान से निकला है, जिसके मायने लश्कर के हैं। डीजे ने चेक करके फ़िक्रा मुकम्मल किया। अयूब सुल्तान जामिया के बैरूनी बाज़ार का नाम है अंसारी मोहल्ला। बेहद रश, बहुत से लोग और हर सू उड़ते छत्ते कबूतर। वो तीनों लोगों के दरमियान बमुश्किल रास्ता बना रही थी। मस्जिद के अहाते तक पहुंची थी। नमाज से फारिग होकर हया ने देखा, वहां जामिया मस्जिद का नाम अयूब सुल्तान कमील लिखा था। उसने सोचा कि जामिया में जी की जगह सी लिखा है, जो कि गलत लग रहा था। हमारी ज़बान में सी को अरबी के जीम की आवाज़ से पढ़ा जाता है। अंसारी मोहल्ले के रेस से गुजरते हुए उसकी हैरत पर हाले ने बताया। वो मुस्कुराई, बड़े एतमाद से अपने सफ़ेद कोट की जेबों में हाथ डाले चल रही थी। उसकी बात पर हया बेख्तियार चौंकी। हैरान क्यों हो? हाले ने रुक कर शापर से अपने जूते निकालते हुए उसे देखा। वहाँ मस्जिद में दाखिले के वक्त जूते बाहर रखने की बजाय शॉपर में रखने और साथ शापर हमा वक्त उठाए रखने का रिवाज था। यानी अगर किसी का नाम जहान हो तो वो तुर्क हिज्जों में उसे कैसे लिखेगा? बिला इरादा उसके लबों से निकला। फिर फौरन गड़बड़ाकर डीजी को देखा, जो ज़रा फासले पर कबूतरों की तस्वीर खींच रही थी। उसने नहीं सुना था। हाले डस्टबिन में शापर फेंककर सीधी हुई और मुस्कुराकर बताया, जी हाँ। ओह, उसने खफीफ से सर झटका। तब ही वो इसे फेसबुक पर नहीं मिला था। वो उसको जीहान लिखकर ढूंढ रही थी। गली साफ सुथरी और कुशादा थी। दोनों अतराफ में दुकानों के दरवाजे खुले थे। आगे कुर्सियां मेज़ें बिछी थी। इर्द गिर्द बहुत से स्टॉल लगे थे। सड़क के किनारों पर खुले आम कुत्ते टहल रहे थे, मगर वो भौंकते नहीं थे। हया को भूख लग रही थी और अब वो इस सफ़रनामे से बोर होने लगी थी। बमुश्किल वो तीनों इस रश भरे महल्ले से निकली। एक्सचेंज स्टूडेंट्स को उनका पहला खाना एक तुर्क मेज़बान ख़ानदान दिया करता है, और अभी हम उसी मेज़बान ख़ानदान के घर जा रहे हैं। जब वो कार में बोसफोर्स पुल पर से गुजर रही थी तो हाले ने बताया। खाने का सुनकर उन पर छाई बेजारियत ज़रा कम हुई। मेज़बान ख़ानदान का घर इस्तांबुल के एक पोश इलाके में वाक़या था। कुशादा सड़क, खूबसूरत बंगलों की कतार और बंगलों के सामने सब्ज़े पर जमी बर्फ़। उनके स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर ने चंद बातें उन्हें जहन नशीन करवा दी थी कि तुर्की में जूते घर से बाहर उतारने हैं, घास पर नहीं चलना और मुलाकात के वक्त तुर्क ख़ानदान के बड़े का हाथ चूमना है। इसकी ज़रूरत नहीं थी, इस तकल्लुफ़ को रहने दो। इन दोनों ने घर के दाखिली दरवाजे के बाहर बिछे हुए मैट पर जूते उतारे
تو اندر سے آتی وہ مشفق اور معمر خاتون پیار بھری خفگی سے بولی تھی، پہلے دن کوئی اصول نہیں ہوتے۔ جی تو پیارے لسنرز، آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے کمنٹس میں، اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ کل اس کی اگلی ایپیسوڈ پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔